हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 9 क्लासरूम में स्वागत है आपका। और जो बातें हमने अभी तक करी हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। हमने आइडियल गैस इक्वेशंस यानी कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, गैल-लेज़ेक्स लॉ इनके बारे में पढ़ा था। और इन सबको मिलाकर एक आइडियल गैस इक्वेशन आया था, दैट इज़ PV इज इक्वल टू NRT। बहुत सारे प्रश्न भी किए थे, असाइनमेंट्स भी आपने कर रखा है, ठीक है। इसके बाद आर की वैल्यूज़ जो आती है दैट इज़ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर की वैल्यू क्या होती है? 8.314 जूल पर केल्विन मोल होती है, ठीक है। दिस इज द SI यूनिट। एंड अनदर आर की वैल्यू वी हैव इज 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन मोल। तो ये जो दो वैल्यूज़ है इसका जो यूज़ है हम हमेशा करते रहते हैं, ओके। यूनिट्स का ख्याल रखना पड़ता है थोड़ा सा। इसके बाद पार्शियल प्रेशर, इसकी बातें हमने करने शुरू करी थी, ठीक है। सो पार्शियल प्रेशर एग्जैक्टली क्या था? जब कोई गैसेस मॉलिक्यूल्स अकेला होता तो जितना प्रेशर एग्जर्ट करता उस कंटेनर पे, वही प्रेशर वो एग्जर्ट करता है जब वो एज ए गैसेस मिक्सचर आता है, ठीक है। तो मान लीजिए A, B, C 3 गैस हुआ करते थे इस रूम में। तो A अकेला होता तो कितना प्रेशर एग्जर्ट करता, B अकेला होता तो कितना प्रेशर एग्जर्ट करता, C अकेला होता तो कितना प्रेशर एग्जर्ट करता, ठीक है, ठीक है। तो ये जो तीन प्रेशर अलग अलग आ रहे थे, अगर वो एक साथ आ जाए तो वो तीनों भी क्या करेंगे, अपने इंडिविजुअली उतने ही प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। और जब तीनों एक साथ आ गए हैं तो टोटल प्रेशर उस कंटेनर का क्या हो जाएगा, तीनों का सम हो जाएगा, ठीक है। जो इंडिविजुअल जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर, यानी कि टोटल प्रेशर का कुछ अंश है, दैट्स वाई उसे पार्शियल प्रेशर बोला गया था। और इसके लिए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अंदर हमने इसको पढ़ा था, इसके प्रश्न भी करे थे। इसके बाद हमने बातें करी थी किसकी, डिफ्यूजन की, इफ्यूजन की। तो डिफ्यूजन और इफ्यूजन समझ में आया था कि फ्यूजन क्या होता है, जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर, जनरली वैक्यूम की बातें करते हैं हम, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की बात करते हैं तो आपका इफ्यूजन प्रोसेस होता है। जैसे बलून के होल से अगर गैस निकल रहे हैं, लीक कर रहे हैं, या आपके पास घर में गैस सिलेंडर होगा उसमें से लीक कर रहा है, तो क्या है, दैट इज इफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। जैसे सिलेंडर की ही बात कर लीजिए, तो सिलेंडर आपने देखा होगा कि सिलेंडर से गैस लीक करता है, दैट इज डिफ्यूजन। और घर के किसी कॉर्नर में बैठे हो, वहां पे आपको पता चलता है कि गैस लीक हो रहा है, वो क्या है, डिफ्यूजन प्रोसेस। गैस लीक हो रहा है और जो मॉलिक्यूल बाहर आ गया है वो क्या करता है, वो आपके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होने के कारण, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होने के कारण क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या करता है, मिक्स होता चला जाता है और वो घूमता 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 आपके नाक तक पहुंचता है, ठीक है। सो दैट वाज आपका डिफ्यूजन प्रोसेस, दैट वाज डिफ्यूजन प्रोसेस, ओके। तो इसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट इज रेट। रेट क्या होता है, रेट इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ m। सो रेट क्या था, रेट प्रोपोर्शनल था। रेट की बात जो हमने करी थी, सो रेट इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर बाय अंडर रूट ऑफ m, ठीक है। सो ये जो फार्मूला था काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला था, क्योंकि इसका यूज जो है डिफ्यूजन डिफ्यूजन के लिए हर जगह ही होगा, तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ओके। आज हम बात करेंगे दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हम लोग बात करने वाले हैं KTG की, किसकी, KTG की, ठीक है। व्हाट इज दिस इज द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। एग्जैक्टली क्या है, इसके अंदर क्या पढ़ेंगे और इसके अंदर क्या एजम्पशंस हैं, इसकी बात थोड़ी कर ली जाए। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस यानी वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट क्या हो रहा है, वेलोसिटीज क्या होगी, ठीक है। ये सारी बातें जो एजम्पशंस हमने करे थे, याद होगा अगर आपको आइडियल गैस इक्वेशन की जब बात हमने करी थी तो क्या था, हमने एजम्पशंस 5-6 एजम्पशंस बनाए थे, नहीं कि आइडियल गैस का वॉल्यूम 0 होगा, मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे। तो जो एजम्पशंस हमने आइडियल गैस के लिए बनाए थे वो सारे के सारे एजम्पशंस आप यहाँ पे याद कीजिए, सारे के सारे एजम्पशंस यहाँ पे ट्रू हैं। और क्या हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रहा है, यानी कि जितना तेजी से वो जा रहा था दीवार की तरफ, वो ऊपर से उतनी तेजी से क्या होगा, दीवार से दूर चला जाएगा। इलास्टिक कोलिजन आप जानते हो, फिजिक्स की बात है, ठीक। उसके बाद क्या था, ग्रेविटी होगा, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन मॉलिक्यूल 0 होता है, ठीक है। आइडियल गैस की बात करें, आइडियल गैस की बात करें,
इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूल 0 होता है। तो जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का रिजल्ट है उसकी बात अभी हम करेंगे। आपकी इसके जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन पार्ट पे आप ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए, प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं और डेरिवेशन में जाके अपना टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। इवन दो बुकलेट में डेरिवेशन गिवन है, बुकलेट में डेरिवेशन गिवन है, या अगर आपको किसी को पर्सनली समझ में नहीं आया कि डेरिवेशन मुझे जानना ही है तो नो प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी, मैं आपको डेरिवेशन बता दूंगा। बट अगेन आई विल टेल यू कि दिस इज यू कैन से आपका थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर आपको अंदर से बहुत इच्छा हो रही है तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे सीधे रिजल्ट पार्ट पे आता हूँ। क्या एग्जैक्टली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का रिजल्ट क्या था, उन्होंने बताना क्या चाहा, उन्होंने एग्जैक्टली क्या किया था ये बताऊंगा। एग्जैक्टली हर चीज नहीं बताऊंगा मैं। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कोई कंटेनर ले लिया, कोई कंटेनर ले लिया, ठीक है। लेट्स टेक दिस इज क्यूब, तो क्यूब ले लिया और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने इसके अंदर गैसेस मॉलिक्यूल्स होंगे ना, इसके अंदर के जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होंगे इसकी स्टडी करना शुरू कर, ठीक है। क्यूब ले लिया यानी कि कोई रेफरेंस वॉल्यूम ले लिया और ताकि वहां पे उनका ध्यान फोकस रहे और उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, गैसेस मॉलिक्यूल्स होंगे, उसकी स्टडी करना उन्होंने शुरू किया। फिर क्या हुआ, ये कोई गैसेस मॉलिक्यूल्स है, तो गैसेस मॉलिक्यूल्स इसकी इस पार्टिकुलर टाइम पे, इस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे कुछ वेलोसिटी होगी v, लेट अस राइट दिस वेलोसिटी एज c, कुछ वेलोसिटी होगी c, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। और आपको पता है कि ये जो मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, रैंडम होता है, किधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो आप किसी भी दिस पार्टिकुलर वैल्यू को, दिस पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ स्पीड को क्या 3 कंपोनेंट में तोड़ सकते हो। क्यों, क्योंकि 3D है ना, मूवमेंट हमेशा 3D होगा, ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। आपके पास 3 एक्सिस हुआ करते हैं, पता ही है कौन कौन से एक्सिस होते हैं। दिस इज योर y एक्सिस, करेक्ट, this is your x axis, right, and this is your x y क्या हो जाएगा, आपको z का डायरेक्शन देगा। तो दिस इज वेरी फंडामेंटल, आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे आपका कोऑर्डिनेट बनेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, x ऐसे डालते हैं, y ऐसे डालते हैं, z पीछे की तरफ चला जाता है उनको। जी नहीं सर जी, हमें थोड़ा सा जो है साइंस के स्टूडेंट की तरह सोचना है। और एक्जेक्टली बेसिक जैसे x क्रॉस y क्या होता है, z की वैल्यू देती है, तो वैल्यू क्या होता है, हम लोग तो आपको पता ही है ना, ठीक है। तो जब आपने c की बात करी, यानी कि स्पीड की बात करी, किसी मॉलिक्यूलर स्पीड की बात करी, सॉरी वेलोसिटी की बात करी, तो वेलोसिटी को आप क्या करते हो, 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स में उसको डिवाइड कर सकते हो, करेक्ट। ये x में इसका क्या कंपोनेंट होगा, y में क्या कंपोनेंट होगा, और c में z में क्या कंपोनेंट होगा, ये आप बता सकते हो। इसके बाद क्या किया गया, मैं आपको बता रहा हूँ प्रोसेस क्या किया गया था, और मैं सीधे रिजल्ट पे आऊंगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स, लेट अस टेक आप x की बात करते हैं, हम क्या किए, पहले कंपोनेंट को कंपोनेंट में डिवाइड कर दिए और अपने स्टडी को सिंप्लीफाई करने के लिए हम किसी एक डायरेक्शन में मॉलिक्यूलर स्पीड की बात करेंगे, ठीक है। बाद में हम हर डायरेक्शन को लेके सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब क्या है, इन्होंने एक डायरेक्शन, जैसे एक्स डायरेक्शन में ही बात करी, तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, एक्स डायरेक्शन की ही बात किए, तो मॉलिक्यूल यहाँ जाके इस दीवार से धक्का मारेगा, टकराएगा, फिर इस दीवार से धक्का मारेगा, टकराएगा, फिर दीवार से धक्का मारेगा, ओके सॉरी, ओके। सो ये हो रहा है, करेक्ट। मान लीजिए इसका एक्स डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी था, फिर एक्स, सिंस ये इलास्टिक कोलिजन है, वेलोसिटी कम नहीं होगा, ओके। तो वेलोसिटी जब कम नहीं हो रहा है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी कंजर्व हो रहा है, करेक्ट। अब क्या है, यहाँ पे आया, सिंस इसके पास कुछ मास है, इस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल के पास कुछ मास है, यहाँ पे आया mv से, यहाँ से टकराया, क्या हो गया, मोमेंटम चेंज हुआ, पीछे की तरफ गया, फिर वहां से टकराया, मोमेंटम चेंज हुआ। तो चेंज इन मोमेंटम से हम लोग फोर्स इम्पार्टेड ऑन द सरफेस कैलकुलेट कर सकते हैं। चेंज इन मोमेंटम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फोर्स इम्पार्टेड ऑन द सरफेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमें क्या पता, दिस इज द नोन क्यूब, हमने अपने हिसाब से लिया है, हम इसके लेंथ को जानते हैं, हम इसके साइड को जानते हैं, तो हम इसके सरफेस एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं,
ठीक है। जब इसके सरफेस एरिया को आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू प्रेशर, तो हम किसी एक मॉलिक्यूल के द्वारा सरफेस पे कितना प्रेशर लग रहा है वो पता कर सकते हैं। और मैं उसी की बात कर रहा हूं कि मैं सीधे आपको बता रहा हूं कि प्रेशर बाय वन मॉलिक्यूल क्या आता है, mc²/3v। क्या है? प्रेशर बाय वन मॉलिक्यूल क्या आ रहा है? व्हाट इज m? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। c इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकुलर मॉलिक्यूल। मैंने बोला था क्योंकि x में तोड़ा था, y में तोड़ा था, z में तोड़ा था, और फिर तीनों को मिलाना पड़ेगा। करेक्ट, तीनों को छोड़ तो नहीं सकते, x की बात अलग, y की बात अलग, z की बात अलग नहीं करते ना। जब आप अंतिम रिजल्ट लाओगे तो सबको मिला लोगे। तो दिस इज द अंत वाला रिजल्ट कि व्हाट इज द प्रेशर, दिस इज द प्रेशर बाय वन मॉलिक्यूल इन दिस पार्टिकुलर वॉल्यूम। ठीक है। सो हमें क्या समझ में आया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के इस डेरिवेशन में? व्हाट इज दिस प्रेशर बाय वन मॉलिक्यूल इन दिस वॉल्यूम। तो मान लीजिए ये तो एक मॉलिक्यूल है, ये तो एक मॉलिक्यूल है। ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं, करेक्ट, ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि एक मोल मॉलिक्यूल है, करेक्ट, एक मोल मॉलिक्यूल है। तो क्या हो जाएगा? प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? Na इंटू mc²/3v, करेक्ट, Na इंटू mc²/3v हो सकता है क्या? ये कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या इसको दूसरे तरीके से भी लिखना है। आपको एवोगैड्रो की जगह कोई भी जनरल नंबर है, एक मॉलिक्यूल दिस मच प्रेशर एक्सर्ट करता है तो n मॉलिक्यूल कितना करेगा? दिस इज द क्या है? P is equal to n mc²/3। so this is the pressure exerted by n molecules, ठीक है। so pressure exerted by n molecules के द्वारा क्या है? this is the प्रेशर हमारा आ रहा है। मान लीजिए कि n अगर एवोगैड्रो नंबर होगा, n कैन बी एनी नंबर, करेक्ट, n कैन बी एनी नंबर। अगर n एवोगैड्रो नंबर होगा तो क्या है? Na इंटू व्हाट इज m? मास ऑफ एक मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? आपको तो समझ में आता है ये, दिस इज मोलार मास, करेक्ट। Na इंटू मास ऑफ एक मॉलिक्यूल इज मोलार मास। ये तो हम करते आए हैं मोल कॉन्सेप्ट से कि Na इंटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज मोलार मास। तो रिप्लेस करें क्या? तो दिस इज P इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है? Na इंटू दिस इज एवोगैड्रो नंबर, मास ऑफ एक मॉलिक्यूल इंटू क्या है? c² है डिवाइडेड बाय 3v है। इसको आप रिप्लेस करने वाले हो किसी P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलार मास c²/3v, करेक्ट। और इस v को एक साथ, तो pv हमेशा pv एक साथ रहना अच्छा लगता है, नहीं pv दूर अच्छा नहीं लगता है, तो एक साथ pv को कर दीजिए, करेक्ट। तो pv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mc²/3, करेक्ट, 3, ओके। एंड व्हाट यू कैन से, इस c की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू अगर आपको पता करना हो तो क्या हो जाएगा? दिस इज व्हाट, प्लीज, दिस इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करी इन्होंने। अगर यहां से आप रिजल्ट निकालना चाहो, यहां से अगर आप c निकालना चाहो तो c क्या आएगा? c इज इक्वल टू, देख लीजिए ना, ये 3 यहां चला गया, m नीचे आ गया, सो यू कैन से 3pv बाय क्या हो जाएगा? m हो जाएगा, and this is under root. So what is this? This is called root mean square speed, root mean square velocity। जो आपको बोलने की इच्छा हो बोल लीजिए, but what is this? This is root mean square velocity, and what you can do is PV is equal to nRT होता है, PV is equal to nRT होता है। सिर्फ आपने यहाँ पे किसकी बात की है? एक मोल की बात की है, Na मतलब एक मोल की बात की है। तो यहाँ पे क्या होगा? PV is equal to RT होगा। So what you can put is this can also be written as 3RT by M, correct?
3RT by m. So this is your root mean square velocity. What is this c? C is coming to be root mean square velocity. Okay, c is root mean square velocity. Okay, root mean square velocity, correct? Okay, so this c is coming to be root mean square velocity, and very important thing about c, this root RMS velocity is this depends on temperature. ठीक है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर एक गैस की बात की जाए तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बदल दीजिए तभी उसका आरएमएस बदल जाएगा, करेक्ट? टेम्परेचर बदल दीजिए तो उसका आरएमएस बदल जाएगा, करेक्ट? ये बात समझ में आ रही है कि अगर टेम्परेचर बदल जाएगा तो उसका आरएमएस बदल जाएगा। ओके, तो क्या समझ में आया? दिस इज c इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT बाई m। ये जो एक वैल्यू निकल के आ रहा है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रश्न आपके आते हैं हमेशा आरएमएस पे, आगे मैं बताऊंगा एमपी पे या आपके एवरेज स्पीड पे आएंगे, करेक्ट? तो इसकी बातें हम थोड़ा सा इसके फॉर्मूले को अगर हम लोग याद रख लें तो आनंद आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, इसी को और थोड़ा रिफॉर्म करने का प्रयास करें क्या, और कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं बताइए? इसी को लिखते हैं, इसी को फिर से लिखिए यहाँ पे, पीवी इज इक्वल टू क्या है, mc स्क्वायर बाय 3 है। थोड़ा सा ट्रिकिंग किया जाए, थोड़ा सा कुछ चेंज किया जाए तो उसको और कैसे लिख सकते हैं, 2/3 इंटू mc स्क्वायर बाय 2, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज दिस? दिस इज, आपने हाफ mv स्क्वायर का नाम सुना ही होगा, हाफ mv स्क्वायर का तो नाम सुना ही है। व्हाट इज हाफ mv स्क्वायर? This is kinetic energy. This is kinetic energy. So PV is equal to क्या होगा, 2/3 into kinetic energy। यानी कि अगर आप काइनेटिक एनर्जी चाहते हो किसी पार्टिकुलर गैस का तो क्या हो जाएगा, 3/2 into PV, या क्या होगा 3/2 into RT। Very important, this kinetic energy is the total translational kinetic energy निकल के आया है। सर ये क्या बोल दिया आपने? जी हाँ, मैंने सही बोला है, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में, अगर आप किसी के कंपोनेंट की बात करो तो किसी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। अब यहाँ से देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी गैस ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, KE of any gas only depends on temperature। आप बोलोगे सर क्या अलग अलग गैस अगर हम ले लें तो क्या उसके काइनेटिक एनर्जी अलग सेम टेम्परेचर पे अलग होगा? नहीं, all gases will have same kinetic energy at same temperature। अगर ऑक्सीजन गैस की बात कीजिए और हाइड्रोजन गैस की बात कीजिए, अगर आपने टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन कर रखा है तो दोनों गैसेस मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी सेम होगा। बोलोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ पे वेलोसिटी तो अलग अलग आ जाएगी, दोनों का मोलार मास अलग है। जी हाँ, वेलोसिटी अलग आएगी। अगर हाइड्रोजन की वेलोसिटी ज़्यादा आएगी पर हाइड्रोजन का मास कम है, ऑक्सीजन की वेलोसिटी कम आएगी पर ऑक्सीजन का मास ज़्यादा है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट वैल्यू आएगा, दैट इज 3/2 RT। इफ यू सी ओनली टेम्परेचर इज देयर इन द वैल्यू। तो क्या है, काइनेटिक एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इसका आप नोट बना लीजिए, क्वेश्चन हमेशा आएगा कि इनमें से कौन सा है जिसका काइनेटिक एनर्जी बराबर है। ऑप्शन में किसी का टेम्परेचर सेम रहेगा, किसी का टेम्परेचर सेम नहीं होगा। द मोमेंट इफ यू सी द सेम टेम्परेचर, टेक दैट, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, सेम होता है फॉर द गिवन सेम टेम्परेचर फॉर ऑल द गैस। सारे गैसेस का जो है काइनेटिक एनर्जी सेम होता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को क्योंकि आप बार बार इस चीज में गलती करते हो। ओके, चलिए अब जो बोलोगे सर ये 3/2 RT है, इसको कुछ समझाइए, बताइए। तो मैं बताता हूँ, दिस इज टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब जैसे आगे आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी।
कि मॉलिक्यूल्स के बाद इंटरनल एनर्जी होती है, थर्मोडायनेमिक्स। मॉलिक्यूल पर इंटरनल एनर्जी होती है सर, थर्मोडायनेमिक्स में तीन हर चीज़ की बात करते हैं, ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ठीक है, इस सब की बातें करते हैं। तो व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी गैस इज द सम ऑफ ऑल द एनर्जी। उस गैसेस मॉलिक्यूल्स के पास जितनी प्रकार की एनर्जी हो सकती है वो सारी एनर्जी को आप ऐड कर दीजिए, दैट इज द इंटरनल एनर्जी। जैसे आपकी इंटरनल एनर्जी क्या है? आपका फिजिकल स्ट्रेंथ हो सकता है, आपका मेंटल स्ट्रेंथ हो सकता है, आपका इमोशनल स्ट्रेंथ हो सकता है, दैट इज योर इंटरनल एनर्जी। गैस के पास ऐसा ही है, हर प्रकार की एनर्जी होती है। एक क्या है, जैसे दौड़ रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में दौड़ रहा है, तो आपको पता है जो दौड़ रहा है यानी कि वेलोसिटी है प्लस मास है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, एंड दैट काइनेटिक एनर्जी कॉल्ड एज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब मान लीजिए कोई बंदा रोटेट कर रहा है, दिस इज रोटेशनल एनर्जी, दिस इज रोटेशनल एनर्जी। ओके, सिमिलरली आपको पता है स्प्रिंग की बात करते हैं, स्प्रिंग में भी एनर्जी होती है, वो कंप्रेस होता है, वो स्ट्रेच होता है। फिजिक्स के बहुत ही महान स्टूडेंट हैं आप लोग, तो आपको पता होगा कि इसमें भी क्या है, जब आप कंप्रेस करते हो तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी स्टोर हो जाती है उसमें, ठीक है। और जब वो छोड़ते हो तो क्या होता है, तो वो क्या है, उसमें भी आ गई कुछ एनर्जी आ गई। तो ये सारी एनर्जी आपके पास गैसेस मॉलिक्यूल्स के पास होती है, बट बात हम कर रहे हैं यहाँ पे क्या, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। हम तीन डायरेक्शन की बात करी है, एक्स में बात करी, वाई में बात करी, इजेड में बात करी, इसीलिए हमारे पास 3/2 RT आ रहा है। अगर एक किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन की बात करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 RT। So 1/2 RT into 3 different direction, that's why 3/2 RT for the ideal gas। ideal gas का मतलब क्या है, एक स्फीयर है। ideal gas का मतलब है कि एक स्फेरिकल आपके पास बॉल है, उसकी बात आप कर रहे हो। ओके, सो अभी तक हमने जो देखा, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी गैस क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगर आप बात करो किसकी, ये तो किसकी बात की थी हमने, एक मोल की बात करी थी, करेक्ट। अभी तक हमने एक मोल के गैस की बात कर रहे हैं। अगर आप एक मॉलिक्यूल की बात करना पसंद करो तो एक मॉलिक्यूल की बात कैसे करेंगे, दिस इज फॉर 1 मोल डिवाइड बाय Na। सो डिवाइड बाय Na क्या हो जाएगा, अगर आप सिर्फ इसकी बात करो, डिवाइड बाय Na क्या हो जाएगा, आपको पता है कि E इज इक्वल टू 3/2 एंड R बाय Na क्या होता है, R बाय Na। दिस इज समथिंग कॉल्ड बोल्ट्जमान कांस्टेंट, अगर आपको याद हो तो, सो Kt, करेक्ट। सो दिस इज आल्सो सेम। ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, एक मॉलिक्यूल की बात ये कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, ठीक है। सो हमने बात करी काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैसेस एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ठीक है। तो इन सब की बात की, फिर से मैं आपको समझा दूं, आपको जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस था, इसमें हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंसी देख रहे हैं गैस का, ठीक है। क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल की बात की हमने, मॉलिक्यूल को दौड़ा दिया, भगा दिया, और मॉलिक्यूल का जो आपका स्पीड आया, दिस स्पीड वाज रूट मीन स्क्वायर। व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर, मतलब समझिए इसका, रूट मीन स्पीड, 3 मॉलिक्यूल है हमारे पास, ठीक है। आरएमएस का मतलब समझिए, क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा 1 2 3 प्रकार के स्पीड हैं, बताइए आरएमएस क्या होगा। तो व्हाट इज आरएमएस, आपको मैं आरएमएस अभी समझा रहा हूं। रूट मीन स्क्वायर का मतलब समझिए, मान लीजिए 3 मॉलिक्यूल हैं, एक का स्पीड 1 है, दूसरे का स्पीड 2 है, तीसरे का स्पीड 3 है, ठीक है। सो डिफरेंट स्पीड हैं। व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर, तो सबसे पहले उल्टा, सबसे पहले स्क्वायर कीजिए, सबसे पहले स्क्वायर कीजिए। सो क्या हो जाएगा, C1 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर, C3 का स्क्वायर, स्क्वायर, करेक्ट, स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या करना है, दूसरा बोल रहा है m मतलब मीन होता है, मीन मतलब एवरेज निकालना होता है, तीनों का एवरेज निकालिए। क्या है, तीनों का एवरेज कैसे निकलेगा, डिवाइडेड बाय 3। और उसके बाद क्या है, रूट है, तो आप क्या कीजिए, इसके ऊपर रूट बढ़ा दीजिए। सो व्हाट इज दिस वैल्यू इज योर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, करेक्ट। तो आरएमएस अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आरएमएस स्क्वायर कीजिए, सबसे अंत वाला
फिर मीन निकालिए तीनों का, जो भी जितने वेलोसिटीज गिवन होंगे उनका मीन निकाल लीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, उसको रूट ऊपर चढ़ा दीजिए। स्क्वायर रूट के बाद जो वैल्यू आएगी दैट इज योर आरएमएस वैल्यू। सो ये भी इस प्रकार के प्रश्न भी आपके आते हैं, तो इसका थोड़ा सा आप जो है सो ध्यान रखेंगे। ओके, बी हैप्पी, हैप्पी रहिए। चलिए, तो इससे जल्दी से इन सारी चीजों को नोट कीजिए, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, काइनेटिक थ्योरी की बातों को आगे करते हैं। ओके, तो हमने अभी एक वेलोसिटी की बात करी है, ठीक है, हमने अभी भी एक वेलोसिटी की बात करी है। इसी तरीके से हमारे पास दो वेलोसिटीज, दो प्रकार की वेलोसिटीज और होती है। एंड व्हाट इज दैट, जरा सीधे आपके वैल्यू दे दे रहा हूं आपकी वी आर एम एस क्या निकल के आया था, अंडर रूट ऑफ 3RT बाई एम, करेक्ट। दिस इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अभी हमारे पास आया। Then another velocity we have is V average. So this is what? This is 8RT by pi m. 8RT by pi m. Then we have third velocity, that's MP, most probable velocity. Okay, so this is your 2RT by m. ठीक है, 2RT by m। आपको मैं आगे बता मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की बातें करूंगा, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात करूंगा, वहां पे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि इसको याद कैसे करना है, ठीक है। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ वेलोसिटीज। आप सबको देखोगे, सबके अंदर टेम्परेचर एंड मोलार मास है, टेम्परेचर मोलार मास है। दिस टू बी ऑल द 3 आर हैव डिफरेंट कांस्टेंट्स, राइट, 3 डिफरेंट कांस्टेंट है। तो अगर आपको बोला जाए व्हाट इज V, सो V इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर बाय मोलार मास। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। क्यों? क्योंकि इसका हेल्प आपको चाहिए होगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। हमेशा आपको एग्जैक्टली बताता हूं कहां से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। सो दिस पार्टिकुलर जो ये आपका रिलेशन है, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ठीक है। आपसे कभी एग्जैक्टली नहीं पूछेगा कि आप VRMS बता दीजिए, नहीं। आपसे क्या है, दो गैस गिवन होंगे और उसके बीच रिलेशन पूछा जाएगा कि बताइए। लेट अस राइट वन क्वेश्चन। ओके, लेट अस सॉल्व वन प्रॉब्लम। इस प्रकार का प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए तो शायद आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। VRMS of oxygen is same. VRMS of oxygen at 27 degree, VRMS of 27 degree, VRMS of oxygen at 27 degree is same as VRMS of sulfur SO2. VRMS of SO2. VRMS of oxygen gas at 27 degree centigrade is same as VRMS of SO2 at T temperature. At T temperature, find out the T temperature. ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का जो VRMS वैल्यू होगा एट कितना, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज सेम एज VRMS ऑफ क्या, SO2 एट कोई T टेम्परेचर। बताइए कि ये T टेम्परेचर क्या होगा, तो सेम है ना, V1 by V2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ T1 by T2 इंटू अंडर M2 by M1। तो ये जो रिलेशन है ना, यही रिलेशन आपके बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, हमसे पूछ रहा है क्या, टेम्परेचर T, यानी कि लेट अस राइट दिस इज T1, दिस इज V1, दिस इज T2, दिस इज V2 और क्या है SO2 यानी कि M2, ऑक्सीजन है यानी कि M1। तो हमें पता करना है, M2 बताना है। तो V1 by V2 क्या है, सेम ही है, बोला है बराबर है, तो ये कैंसिल हो गया। सो क्या है, अंडर रूट ऑफ T1 क्या है बताइए, 27 डिग्री चेंज इनटू केल्विन की बात करेंगे भैया। सो दिस इज 300 divided by T2
इनटू मोलार मास 2 क्या है, SO2 है, 32 प्लस 32 64 है, डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मोलार मास कितना 32 है, 2 बार में कट्टम कुट्टी, करेक्ट। तो T2 क्या हो जाएगा, T2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, बताइए T2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 600 केल्विन, 600 केल्विन। ओके, सो इस प्रकार के प्रश्न ही आएंगे आपको, ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब बात करते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की, ठीक है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की हम बात थोड़ी सी कर लें। एग्जैक्टली क्या इसकी हर चीजें नहीं पढ़नी है, इन्होंने क्या बोला उसको थोड़ा सुनना है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ने मैक्सवेल ने बताया कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सारे जितने भी मॉलिक्यूल होंगे ना, सबकी वेलोसिटी आपकी एक ही नहीं आएगी। जरूरी नहीं कि सारी वेलोसिटीज RMS हो, जरूरी नहीं कि सारी वेलोसिटीज आपकी 5 मीटर पर सेकंड हो, जरूरी नहीं कि सारी वेलोसिटीज आपकी क्या हो 2 मीटर पर सेकंड हो। एक टेम्परेचर पे, किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे बहुत वेलोसिटीज होती है गैसेस की, मतलब गैसेस मॉलिक्यूल्स है दुनिया भर के। मान लीजिए 1 मोल की बात करें तो 1 मोल में कितने गैसेस मॉलिक्यूल्स, 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और हर मॉलिक्यूल की अपनी अपनी वेलोसिटी होती है, ठीक है, हर मॉलिक्यूल की अपनी अपनी वेलोसिटी होती है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व उसी वेलोसिटी को क्या करता है, ग्राफ प्लॉट करता है कि हर मॉलिक्यूल की क्या क्या वेलोसिटी हो सकती है, ठीक है, हर मॉलिक्यूल की क्या क्या वेलोसिटी हो सकती है। तो उनका ग्राफ जो है कुछ ऐसा होता है, मैक्सवेल का जो ग्राफ है वो कैसा होता है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, this is the velocity of molecules and this is fraction of molecules। fraction of molecules तो पता ही है आपको क्या होता है, 0 से 1 के बीच में होता है? क्या होगा, 100% होगा, 100% होगा, 90% होगा, ऐसा। ओके, नाउ अब क्या है, हमें क्या दिखा था कि कर्व क्या है, कर्व कुछ ऐसा है। ओके, कर्व कुछ ऐसा दिख रहा है। इसका मतलब समझिए, फ्रैक्शन का क्या मतलब है कि फ्रैक्शन का मतलब समझिए, जैसे 10 लोग हैं तो 10 में से 5 लोग, व्हाट इज द फ्रैक्शन 1/2। 10 में से 2 लोग, व्हाट इज द फ्रैक्शन 2/10। 10 में से 1 लोग, व्हाट इज द फ्रैक्शन 1/10। ओके, तो ये फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। फ्रैक्शन की बात इसीलिए की इन्होंने क्योंकि आप सोच लीजिए ना, थोड़ा सा तो दिमाग लगा ही सकते हैं, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस वेलोसिटी होता तो ये कितनी ऊंचाई चली जाती, करेक्ट, रोज नंबर, करेक्ट। और आप उसको या मान लो बोलते सर यहीं पे हम इतने छोटे में दिखाना पसंद करेंगे। आप जब इतने छोटे में दिखाना पसंद करते तो आपको क्या है, एग्जैक्ट पिक्चर नहीं मिल पाता। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा है, हर मॉलिक्यूल्स की अपनी अलग अलग वेलोसिटीज है, तो इसको दिखाने के लिए एक अच्छा रूप है, दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के आधार पर दिखाया जाए। जब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के आधार पर दिखाया गया तो क्या मिला, दिस इज डिफरेंट वेलोसिटीज, करेक्ट, यानी कि इस फ्रैक्शन की ये वेलोसिटी, इस फ्रैक्शन की ये वेलोसिटी, इस फ्रैक्शन की ये वेलोसिटी। ग्राफ पढ़ने को आता ही है आपको, तो क्या है ये पार्ट क्या है, ये पार्ट क्या है, दिस पार्ट रिप्रेजेंट मैक्सिमम फ्रैक्शन, करेक्ट, दिस वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स के पास इस प्रकार की वेलोसिटी है, करेक्ट, यानी कि दिस इज द मैक्सिमम फ्रैक्शन। इसके ऊपर तो वैल्यू है ही नहीं ना, ग्राफ प्लॉट किया, देखा कि इस ग्राफ में सबसे हाईएस्ट फ्रैक्शन क्या है, दिस पार्ट, समवेयर यहाँ पे आ रहा होगा, इस पार्ट वाले मॉलिक्यूल्स के पास क्या है, दिस सम वैल्यू है, ये कोई वैल्यू है, करेक्ट, ये वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो क्या है, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के पास है। ऐसे समझ लीजिए कि आपके क्लास में कोई टेस्ट हुआ, 100 मार्क्स का टेस्ट हुआ, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास 65 नंबर आए, और यू कैन से मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास, सिंस ये एग्जैक्ट वैल्यू तो बात नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास 60 to 70 नंबर आए, या लेट अस से एवरेज वैल्यू में 65 नंबर आए। सो मैक्सिमम स्टूडेंट के पास 65 नंबर आए, सो फ्रैक्शन क्या हो गया, मैक्सिमम लेट अस टेक 40 50 60 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, 60 स्टूडेंट्स को आए हैं 65 नंबर, तो व्हाट इज द फ्रैक्शन,
60/100, so 6/10, so 6/10 फ्रैक्शन के पास आए हैं 65 मार्क्स। सो दिस इज द मैक्सिमम फ्रैक्शन, मैक्सिमम फ्रैक्शन। सो ये वैल्यू जो हो गई, ये क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हो गई। मतलब क्या है, मोस्ट, दिस अगेन दिस डिपेंड्स ऑन दैट प्रोबेबिलिटी, करेक्ट, प्रोबेबिलिटी पे करती है। एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा है इज वेरी डिफिकल्ट। अब कौन से मॉलिक्यूल के पास दौड़ा फिरोगे कि भैया अपनी वेलोसिटी बता दो। यू शुड नो, यू शुड रिमेंबर योर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक मॉलिक्यूल का वेलोसिटी या मोमेंटम और मास, करेक्ट, मास और पोजीशन एक साथ बताना बहुत ही इम्पॉसिबल है, कोई एक ही चीज बता पाओगे। तो आप इसकी वेलोसिटी को क्या है, वेलोसिटी को पता करने जाओगे तो बड़ा डिफिकल्ट है। वेलोसिटी के कुछ पार्ट को ही बता पाओगे, वेलोसिटी की एग्जैक्ट वैल्यू बताना बड़ा डिफिकल्ट है। तो वेलोसिटी बता भी पाओ तो हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बताना बड़ा डिफिकल्ट है। तो इन्होंने बोला ठीक है, बंच ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने बोला कि दिस मच फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी ये है, सिंस ये फ्रैक्शन सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा बच्चों ने ये मार्क्स लाया है, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स ने ये वेलोसिटी पाया है, इसीलिए इस वेलोसिटी को बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब है कि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास ये वेलोसिटी पाई जाएगी, ठीक है, ओके। उसके बाद यहां पे आता है आपका VRMS। क्या है, VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अभी देखा ना हमने कहीं पे, ये है। और तीसरी वेलोसिटी बोले सर जी ये एवरेज कहां पे होगी, एवरेज हमेशा बीच में ही होती है। एवरेज कहां पे होती है, बीच में ही होती है। तो इन दोनों के बीच में एवरेज को डाल दीजिए, तो यहां पे हो जाएगी आपकी V एवरेज, V एवरेज, ओके। सो V एवरेज कहां पे हो गया, VMP कहां पे हो गया, VRMS कहां पे होगा, समझ में आ गया। अब किसकी वैल्यू ज्यादा होती है, यहां पे आप न्यूमेरिकल वैल्यू देख सकते हो, पर याद रखने के लिए एक तरीका है। ग्राफ का क्या मतलब होता है, ग्राफ का मतलब क्या होता है, ग्राफ ये है ना। सो यहाँ पे लिखते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी कि इधर की तरफ बढ़ते हैं तो वैल्यूज होती है, वैल्यूज ऑन द एक्सिस क्या बढ़ती चली जाती है। तो क्या दिख रहा है, दिस इज RMS, दिस इज MP। इस साइड बढ़ते हैं, वैल्यू बढ़ जाती है, तो क्या दिख रहा है, VMP सबसे छोटी वैल्यू, V एवरेज उसके बाद आती है, VRMS सबसे ज्यादा है। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो VRMS की जो मैग्नीट्यूड होता है वो सबसे ज्यादा होता है। बीच में आता है V एवरेज, फिर क्या आता है, फिर आता है V मोस्ट प्रोबेबल, VMP, मोस्ट प्रोबेबल आता है। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड के आधार पर अगर आपको बांटना हो तो आप ऐसे बांट सकते हो। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कैसे आता है फिर से मैं बता दूं, क्वेश्चन आएगा कि फाइंड आउट द रेशियोज ऑफ दिस वेलोसिटीज, यानी कि इसका रेशियो बताइए, VRMS, V एवरेज, VMP, इन दोनों के रेशियो को बताइए, ठीक है। तो रेशियो को बताना हो तो अगर आपको शॉर्टकट अपनाना हो तो आप रेशियोज को देखिए कि किसमें मोस्ट प्रोबेबल की वैल्यू सबसे ज्यादा है, एवरेज की वैल्यू बीच में है, और आपका RMS का वैल्यू, MP की वैल्यू सबसे कम है, RMS की वैल्यू सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो अगर आप इसको, चार तो ऑप्शन होते हैं, 4 से ज्यादा होते हैं, इसको क्विक चेक आप 10 सेकंड्स में कर सकते हो कि कौन सी वैल्यू ज्यादा है, कौन सी वैल्यू कम है, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, वो RMS की वैल्यू कम दे रखा होगा किसी ऑप्शन में, इसकी ज्यादा दे रखा होगा, तो आप तुरंत वहां से पता कर सकते हो, ठीक है, ओके। अब क्या है, दिस इज एट टेम्परेचर T। ये जो आया ये किसी एक टेम्परेचर पे आया, ये मैंने बात करी किसी एक टेम्परेचर पे हर गैस की क्या हो रही है, अलग अलग वैल्यू आ रही है। किसी गैस की जीरो भी वेलोसिटी हो सकती है, यही बताना चाह रहा था कि किसी गैस की जीरो वेलोसिटीज भी हो सकती है, किसी गैस की इनफाइनाइट वेलोसिटी भी हो सकती है, ठीक है, किसी गैस की इनफाइनाइट वेलोसिटी भी हो सकती है। पर क्या है, कर्व क्या बहुत ही पतला होता जा रहा है, यानी कि कर्व क्या हो जा रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे, बहुत कम, 1 2 3 4 5 ही मॉलिक्यूल होंगे जिसका जो वेलोसिटी होगा ना, जिसकी वेलोसिटी होगी इनफाइनाइट होगी, ठीक है। सो क्या है, किसी टेम्परेचर पे, किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, हर प्रकार की वेलोसिटी आपको दिख रही है, हर प्रकार की वेलोसिटी दिख रही है, पर मॉलिक्यूल्स, ये ज्यादा मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी क्या होगी, ये होगी,
ठीक है। पर जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके पास वेलोसिटीज ज्यादा हो वो कम हो गए नहीं, कम होते चले गए। ओके, सो दिस इज एट टेम्परेचर T। अब आप क्या करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो। टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हो तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो ऐसा देखा गया कि जो कर्व हो गया फ्लैट हो गया, कर्व फ्लैट होने लगा। कर्व क्या होने लगा, फ्लैट होने लगा, कर्व फ्लैट होने लगा। और दिस इज टेम्परेचर, लेट अस assume this is T1 temperature, this is T2 temperature, and the another one we draw, this is like this. Okay, so this is T3 temperature. Okay, and what is that, T3 ज्यादा है, T2 बीच में आ रहा है, and T1, यानी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हो कर्व क्या होता जाता है, फ्लैट हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि ये जो मॉलिक्यूल्स की संख्या थी, मोस्ट प्रोबेबल वाले स्पीड क्या है, देख लीजिए ना क्या हो रहा है। अब क्या है, जैसे जैसे आप स्पीड टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के बाद सेम स्पीड आता चला जाता है। सिंपल सी बात है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यानी कि हेल्प करता है। क्वेश्चन जब आसान होंगे तो बहुत सारे बच्चों का क्या है, बहुत सारे बच्चों का एमपी नंबर यानी कि ज्यादा नंबर आना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का एक प्रकार का नंबर आना, वैल्यूज बढ़ जाएगी, देख रहे हो ना, वैल्यूज तो बढ़ ही रही है, शिफ्ट हो रहा है। वैल्यूज क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे टेम्परेचर कम था तो जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स थे इनके पास ये वैल्यू आ रही थी। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो वैल्यू शिफ्ट कर गई, यानी कि वैल्यूज बढ़ गई। v जो वैल्यू थी, वेलोसिटीज की वैल्यू थी, वो बढ़ गई है। और फिर आपने फिर से टेम्परेचर किया तो फिर वेलोसिटी क्या हो गई, यहाँ पे आ गई, सब में यहाँ पे आ गई। यहाँ पे आप ये देख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, v RMS, v एवरेज, v मोस्ट प्रोबेबल, इसकी हेल्प से इसके सारे प्रश्न आप आराम से बना सकते हो। एक प्रश्न जैसे हमने किसका, ऑक्सीजन का बनाया था, इसी प्रकार के ही प्रश्न आने वाले हैं, ज्यादा उसमें नहीं आएगा। अदरवाइज काइनेटिक जो एनर्जी है इसके प्रश्न आपके आते हैं। काइनेटिक एनर्जी के प्रश्न कैसे कैसे आते हैं आपके बताइए, पूछा जाएगा व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ किसी गैस के बारे में बात कर रहे हो, किसी आइडियल गैस के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। तो वो गैस के बारे में पूछना नहीं है, आपको टेम्परेचर के बारे में पूछना है कि बताइए भैया टेम्परेचर क्या है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सो अंडर रूट ऑफ 3 RT/m, सॉरी अंडर रूट ऑफ व्हाट द काइनेटिक एनर्जी ना, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी रियली सॉरी आई टोल्ड वेलोसिटी। सो क्या काइनेटिक एनर्जी क्या 3/2 RT होता है। तो अगर मैंने पूछा कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ any gas at temperature 27 degrees C, put 27, that's all. Sorry, you have to put 300 Kelvin. Okay, so put 300, you get the answer. So kinetic energy only depends on temperature. फिर velocities की बात की, velocities 3 प्रकार के velocities हैं आपके। यहाँ से प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे बन जाएंगे आपके कि वेलोसिटी अगर आपका ऑक्सीजन का या है तो RMS वेलोसिटी फैक्टर 2 क्या है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेगा कि कोई दूसरा गैस है, मान लीजिए कोई प्रश्न ऐसे बना लीजिए, प्रश्न बना लेते हैं, कोई दिक्कत है। सो प्रश्न है, मान लीजिए ऑक्सीजन की जो वेलोसिटी है, ऑक्सीजन की VRMS है, VRMS वेलोसिटी है, वो क्या है एट 27 डिग्री। अगेन सेम है, कोई गैस है, गैस 1 है, इसकी वेलोसिटी VRMS, सेम VRMS एट क्या हो गया, VRMS एट लेट्स टेक 127 डिग्री, VRMS एट 127 डिग्री। ऑक्सीजन की जो वैल्यू है VRMS की एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू VRMS ऑफ सम अदर गैस, मुझे नहीं पता है कौन सा गैस है, एट कितना हो जाएगा VRMS एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड। बताइए कि उस गैस का मोलार मास क्या होगा। सेम तरीका है, ठीक है। V1/V2 क्या हो जाएगा, V1/V2 क्या हो जाएगा, V1/V2 आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ T1/T2 इंटू M2/M1। तो अब हमारा काम है M2 निकालना, हमारा काम है M2 निकालना। कैसे निकालेंगे, दिस इज फिर से बराबर, क्योंकि इस क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों की VRMS बराबर है, तो दोनों बराबर हो गया। व्हाट इज T1 एंड व्हाट इज T2 वैल्यू पुट करते हैं। T1 वैल्यू क्या है 27, सो लेट अस पुट 27, सो 300। T2 वैल्यू क्या है
T2 is 127, so 400, so write 400. What is M2 नहीं पता है. What is M1? 32 होता है. So M2 is equal to सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा, लड्डू लड्डू कैंसिल हो गए हैं. So 32 into 4/3, 32 into 4/3 is the मोलार मास ऑफ नया वाला गैस, जो अननोन गैस है, इसका जो मोलार मास आएगा वो 32 into 3 होगा. ठीक है, ये हो गया. फिर अब प्रॉब्लम और कैसे हो सकते हैं कि VRMS at 27 डिग्री. लेट अस अगेन राइट अनदर प्रॉब्लम. मैं यहीं पे करवा दे रहा हूं और क्लास यहीं पे खत्म कर लेंगे इस प्रॉब्लम को करने के बाद. सो अगेन प्रॉब्लम लिखते हैं कि प्रॉब्लम ऐसे बना लीजिए, ऑक्सीजन का जो VRMS है, ऑक्सीजन का जो VRMS है at 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू SO2 का V most probable velocity at some temperature T. VRMS at 27 degree is equal to SO2 का most probable at temperature T. Find out the temperature T. कैसे बनाएंगे? VRMS की वैल्यू क्या होता है? √3 RT/m होता है, डिवाइड बाय √ मोस्ट प्रोबेबल की क्या होती है बात, √2 RT/m होता है. ठीक है, दिस वन दैट इज इक्वल टू क्या है, that is equal to VRMS of oxygen by V most probable of sulfur. ओके, वैल्यू पुट करेंगे. RT R गया. टेम्परेचर 1 क्या है, सो वैल्यूज लिखते हैं जल्दी से. क्या होगा, 3 √ of 3 into temperature is 300, करेक्ट. 27 मतलब 300 डिवाइड बाय ऑक्सीजन का मोलार मास क्या हो जाएगा, 32 डिवाइड बाय क्या हो गया, 2 into टेम्परेचर T निकालना है, डिवाइड बाय 64, दैट इज इक्वल टू 1. क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा. ठीक है, सो यहाँ से 2 बार में कट्टम कुट्टी हो गया है. ठीक है, ये 2 बार में कट्टम कुट्टी हो गया है. सो T की वैल्यू क्या आएगी, T की वैल्यू आएगी 900 केल्विन, करेक्ट. ये T उठ के यहाँ चला जाएगा तो T की वैल्यू आएगी 900 केल्विन. ठीक है, इसी तरीके से अगर आप चाहो तो होमवर्क में लिख लीजिए कि होमवर्क में लिखिए at which temperature RMS velocity of oxygen gets doubled. मतलब कि RMS वेलोसिटी ऑक्सीजन का डबल हो जाए, वो टेम्परेचर क्या होगा. लेट अस टेक T1 इज द इनिशियल टेम्परेचर. ठीक है, T1 बी द इनिशियल टेम्परेचर. व्हाट विल बी द टेम्परेचर T1 के टर्म में बता सकते हो आप चाहो तो. व्हाट विल बी द टेम्परेचर T व्हेन RMS वेलोसिटीज गेट्स डबल्ड. या अगर आपको मानना है सो T1 इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड मान लीजिए. सो एट 0 डिग्री वेलोसिटी इज V. व्हाट विल बी द टेम्परेचर जो उसकी वेलोसिटी डबल हो जाए, यानी कि 2v हो जाए. ठीक है, तो इसकी बात आप कीजिए, उसके क्वेश्चन को बनाइए. ठीक है, तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आप इसमें जो मैं प्रश्न दे रहा हूँ उसको सॉल्व कीजिए, और प्रश्नों के जो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे उसमें भी मैं आपको हो सकता है तो आपको बता दूंगा कि एग्जैक्टली कैसे सॉल्व कर रहा हूँ. ठीक है, और कोई कंफ्यूजन हो तो आप आराम से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है. केटीजी में बस इतना ही रहता है, इतने ही प्रश्न पूछे जाते हैं. ठीक है, बट जो थ्योरीज है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मॉलिक्यूल्स के जो आइडियल गैस के जो एजम्पशंस हैं वो क्या होते हैं. आपको मॉड्यूल मैं दे रहा हूँ, मॉड्यूल को भी देखते रहिए, और जो नोट्स है नोट्स को पढ़ते रहिए, और अंत में प्रश्न बनाते रहिए. प्रश्न बनाइएगा तभी आपको फिजिकल केमिस्ट्री में महारत हासिल हो पाएगी. ठीक है, ओके, तो चलिए तब तक के लिए बाय.